तो अब इस गांव से रिश्ता हमारा ख़त्म होता है, फिर आँखें खोल ली जाएं कि सपना ख़त्म होता है। नमस्कार, मैं सरोज कुमार द सभा में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। मित्रों, वाकई जब सपना खत्म हो रहा हो, टूट रहा हो, तो फिर आंखें खोलने के सिवा दूसरा रास्ता बचता नहीं है। मरहूम शायर मुनव्वर राना का ये शेर आज देश के किसानों, कर्मचारियों और नौजवानों के लिए यही पुकार भेज रहा है। ये सच है कि टूटते सपनों से उपजी बदहवासी ने इन कौमों को असमंजस में जरूर डाल रखा है, मगर सच ये भी है कि अगर अब भी आंखें नहीं खोली तो इन निस्वप्न आंखों को कितना कुछ टूटना, बिखरना देखना पड़ सकता है, कह पाना कठिन है। मित्रों, हम ये बात सपने की नहीं, हकीकत की कर रहे हैं। उस हकीकत की जो आंखों के सामने खड़ा है, जिसकी पदचाप कानों में गूंज रही है, जो मन को विचलित कर रहा है, सिर्फ हमें और आपको, उन्हें नहीं। उन्हें का मतलब उन्हें जो इन सब के कर्ता है, कारण है। ये सब कुछ उन्हें भी दिखाई दे, सुनाई दे, महसूस हो। इसके लिए अब आंखें खोलने के सिवा क्या रास्ता बचा है। समाज के ये तीनों तबके देश की आबादी में 2/3 का हिस्सा रखते हैं, मगर अफसोस इनकी समस्याओं की तरफ सत्ता का ध्यान 1/4 भी नहीं। इन्हें अपने हक के लिए उस सेवक के साथ संघर्ष करना पड़ रहा है जो इन्हीं तबकों की सेवा की दुहाई देकर आज सत्ता का सरदार बन बैठा है। किसानों को उसकी फसल की कीमत नहीं मिल रही, कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही, तो नौजवान एक अदद नौकरी के लिए सड़क पर भिखारी बना भटक रहा है, और सत्ता का सरदार पूरे विश्व में घूम घूम कर लोकतंत्र का गुरु मंत्र दे रहा है। मित्रों, अपमान और उपेक्षा की ये कोई आसमानी आपदा नहीं है। ये इसी जमीन पर उगा वो बिलायती बबूल है जो लोकतंत्र के हर देसी बीरवे को जड़ से खत्म कर रहा है। तो आज का एपिसोड समाज के इन्हीं तीनों तबकों की दारुण दशा पर है, जिसमें आप स्वयं को भी आदमकद देख सकते हैं। इसलिए इस एपिसोड को पूरा देखिए ताकि अपने आप को ठीक से देख सकें, समझ सकें। तो जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना काल के दौरान जब समाज का संभ्रांत तबका अपने घरों में दुबका हुआ था, तब किसान इन संभ्रांतों के लिए खेतों में पसीना बहा रहे थे। सरकारी कर्मचारी अपनी जान हथेली पर रखकर दूसरों की जान बचा रहे थे। यदि किसान न होते तो 2 साल के कोरोना काल के दौरान लोगों को रोटी नहीं मिली होती, और सरकारी अस्पताल, सरकारी रेलवे, सरकारी परिवहन न होते तो लोग बेगैरत मर गए होते, शव तक उठाने वाला कोई नहीं होता। मैं ऐसे कई सरकारी कर्मियों, चिकित्सा कर्मियों को जानता हूं जिन्होंने बेहद कठिन परिस्थिति में दिन रात भूखे प्यासे रहकर संक्रमित लोगों की सेवा की थी, क्योंकि उन्हें हर रोज सिर्फ एक पीपी किट मिलता था। उनकी मजबूरी थी कि वे उसे उतार नहीं सकते थे। मगर आज वही सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, और सरकार है कि सुनने तक को तैयार नहीं। मित्रों, जब कोरोना काल के दौरान देश की अर्थव्यवस्था गहरे गड्ढे में गोता लगा रही थी, तब किसानों ने ही अर्थव्यवस्था की लौ को बुझने से बचाया था। वित्त वर्ष 2020-21 में अर्थव्यवस्था की विकास दर 0 से नीचे 7.3% पर लुढ़क गई थी, मगर कृषि क्षेत्र ने 3.3% की वृद्धि दर्ज कर अर्थव्यवस्था को थामने का काम किया था। वित्त वर्ष 2021-22 में भी कृषि क्षेत्र ने 3% की वृद्धि दर्ज की। 2022-23 में किसानों ने इसे 4% तक पहुंचा दिया, मगर उसी कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर आज 2023-24 में 1.8% रह गई है। ये हम नहीं कह रहे, सरकार कह रही है, आंकड़े कह रहे हैं, और ये आंकड़ा किसानों की उपेक्षा की कहानी कह रहा है। कृषि क्षेत्र की इस हालत के बावजूद सरकार ने 2024-25 के अंतरिम बजट में इस क्षेत्र के लिए कुछ खास नहीं किया। कृषि क्षेत्र सरकार की नज़र में वो गाय बन गई है जिसे वो सिर्फ दूह रही है, इंजेक्शन लगा लगा कर दूह रही है, मगर चारा नहीं खिलाना चाहती। कृषि क्षेत्र की उपेक्षा जैसे बजट का दस्तूर बन गया है। साल दर साल बजट में इसकी हिस्सेदारी घटाई जा रही है। वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 3.78% थी, जो वित्त वर्ष 2022-23 में घटाकर 3.36% कर दी गई।
2023-24 में इसे और घटा दिया गया और ये मात्र 2.78% रह गई। वित्त वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में भी यह 2.7% पर अटक गई है। बात सिर्फ बजट घटाने तक सीमित नहीं है। जो थोड़ा बहुत बजट दिया जा रहा है उसे भी पूरा खर्च नहीं किया जा रहा। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 5 सालों के दौरान यानी वित्त वर्ष 2018-19 से अब तक कृषि मंत्रालय ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि बिना खर्चे ही सरकार को वापस लौटा दी है। जरा सोचिए, एक तरफ किसान कर्ज के कारण आत्महत्या कर रहे हैं और दूसरी तरफ खेती किसानी के लिए आवंटित पैसा भी सरकार को वापस लौटा दिया जा रहा है। मित्रों, खेती ही एक ऐसा उद्यम है जो घाटे में चलने के बावजूद बंद नहीं होता। बड़ा से बड़ा कारोबार घाटे में जाने के बाद कारोबारी उसे बंद कर देता है, मगर किसान अपनी जान दे देता है, खेती को बंद नहीं करता। क्योंकि खेती किसान के लिए धंधा नहीं, धर्म है, कारोबार नहीं, कर्म है। मगर अफसोस कि उसी फसल की कीमत तो दूर, सम्मान तक मैसर नहीं। एक चाय पान की दुकान चलाने वाला व्यक्ति भी उद्यमी कहलाता है, मगर किसान खून पसीने से सींच कर फसल उगाता है, मगर सरकार की नज़र में आज भी वो अकुशल श्रमिक है। और इस अकुशल श्रमिक के शोषण की इम्तिहान तो देखिए। फसल की जो न्यूनतम कीमत सरकार खुद तय करती है उसे भी देना नहीं चाहती, और अधिकतम की तो बात ही भूल जाइए। किसान लंबे समय से अपनी फसल की न्यूनतम कीमत की गारंटी का कानून मांग रहे हैं, मगर उनकी आवाज सत्ता के गलियारे में नक्कार खाने की तूती बनकर रह गई है। किसानों को बार बार सड़क पर उतरना पड़ रहा है। आपको याद होगा किस तरह किसान 3 काले कानूनों को वापस कराने के लिए 13 महीने तक दिल्ली की ड्योढ़ी पर सड़क पर बैठे रहे, और जब 2022 का विधानसभा चुनाव आया तो अचानक तीनों कानून वापस ले लिए गए। ये कितनी बड़ी विडंबना है। सरकार के लिए चुनाव कीमती है, किसानों की जान नहीं। मगर किसान अपनी जान दे करके भी आज तक न्यूनतम कीमत की गारंटी का कानून हासिल नहीं कर पाए, और एक बार फिर उन्हें सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा है। 13 फरवरी की तिथि किसान आंदोलन के इतिहास में दर्ज होने जा रही है। मित्रों, आखिर किसान घाटे की खेती कब तक करेगा और क्यों करेगा? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के कृषक परिवारों की स्थिति आकलन के आंकड़ों पर किया गया एक अध्ययन बताता है कि वित्त वर्ष 2002-03 से वित्त वर्ष 2012-13 के बीच किसानों की कुल आमदनी की वृद्धि दर 3.39% थी, जो वित्त वर्ष 2012-13 से वित्त वर्ष 2018-19 के बीच घटकर 2.37% रह गई। मित्रों, आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आमदनी दुगनी करने का वादा किया था, मगर लगता है उनसे उच्चारण में गलती हो गई थी। वास्तव में कर्ज दोगुना करना था। घटती आमदनी और बढ़ते कर्ज के कारण आज किसान आत्महत्या के लिए मजबूर है। एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है कि 2014 से 2022 तक देश में 1 लाख से अधिक किसान आत्महत्या कर चुके हैं, यानी हर घंटे एक किसान आत्महत्या कर रहा है। अब जो पैसा कृषि मंत्रालय ने सरकार को वापस लौटा दिए, कम से कम वही पैसा किसानों पर खर्च कर दिया गया होता तो कईयों की जान बचाई जा सकती थी। ये कितनी बड़ी विडंबना है। पिछले 10 सालों के दौरान सरकार ने कारपोरेट घरानों के 14 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बकाया माफ कर दिया, मगर किसानों की कर्ज माफी जैसे उसके लिए कुफ्र बन गई है। अलबत्ता खेती किसानी से जुड़ी उन हर चीजों पर जीएसटी लगा दिया गया जिन्हें पहले कर मुक्त रखा गया था। यानी एक तरफ किसानों की सुविधाएं बंद की जा रही है और दूसरी तरफ उनसे वसूली बढ़ाई जा रही है। अब इसका परिणाम क्या हो रहा है? किसान दिन पर दिन गरीब हो रहे हैं, कर्जदार हो रहे हैं और अंत में आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं। मित्रों, ज्यादातर सरकारी कर्मचारी भी इन्हीं किसान परिवारों से आते हैं और उन्हें भी अपनी पेंशन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। सरकारी कर्मचारी लंबे समय से ओपीएस बहाली की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। कई राज्यों ने उनकी मांग को महत्व भी दिया है।
राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकारों ने ओपीएस बहाल कर दिया है। पंजाब ने भी अधिसूचना जारी कर दी है और वहां पर भी ओपीएस लागू होने की प्रक्रिया में है। मगर बीजेपी शासित किसी भी राज्य ने आज तक ओपीएस से आंख मिलाने की जरूरत नहीं समझी है। जाहिर है बीजेपी शासित राज्य सरकारें कोई भी निर्णय केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर ही लेंगी और ये बात स्पष्ट है कि बीजेपी की नीति में पुरानी पेंशन नहीं है। हां, चुनाव जो चाहे उससे करवा ले। अगर बीजेपी नेतृत्व को यह एहसास हो जाए कि ओपीएस बहाल न करने से 2024 की चुनौती कठिन हो सकती है, तो ओपीएस बहाली उसकी पहली प्राथमिकता बनने में जरा भी देर नहीं लगेगी। दरअसल कर्मचारी यही चाहते हैं। कर्मचारी चाहते हैं कि ओपीएस बहाली केंद्र के स्तर से हो जाए तो इसे राज्य सरकारों को लागू करने में सुविधा हो जाएगी, क्योंकि इससे एनपीएस का पैसा राज्यों को आसानी से वापस मिल जाएगा। दरअसल अभी तक जिन राज्यों ने ओपीएस बहाल किया है उनका एनपीएस का पूरा पैसा केंद्र के पास अटक गया है। केंद्र सरकार उसे लौटाने के लिए तैयार नहीं है और अब कर्मचारियों को उस पैसे के लिए भी आंदोलन करना पड़ रहा है। अभी पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों ने एनपीएस के 9,000 करोड़ रुपए वापस लौटाने के लिए केंद्र सरकार से मांग की। कर्मचारी इसके लिए बड़े आंदोलन की तैयारी में भी जुटे हुए। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, देश में एनपीएस के अधीन लगभग 1 करोड़ कर्मचारी हैं। यदि कर्मचारियों के परिवारों और रिश्तेदारों को भी जोड़ दिया जाए तो यह संख्या लगभग 10 करोड़ हो जाती है। कर्मचारी इस संख्या के जरिए सरकार को बार बार चेताने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार भी इस संख्या के संभावित चुनावी नफा नुकसान का हिसाब किताब लगाने में जुटी हुई है। निश्चित रूप से इतनी बड़ी संख्या किसी भी राजनीतिक दल को डराने के लिए काफी है, बशर्ते ये एकजुट हो। मगर बड़ी दिक्कत यहीं पर है। कर्मचारियों के कई संगठन ओपीएस बहाली की लड़ाई लड़ रहे हैं। दिल्ली में ही अब तक इस मुद्दे पर 4 बड़ी रैलियां हो चुकी हैं, मगर चारों के झंडे बैनर अलग अलग थे। इसके अलावा राज्यों में कर्मचारियों के अपने संगठन हैं जो अपने स्तर से ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे हैं और वे अभी तक दिल्ली नहीं पहुंच पाए हैं। दरअसल कर्मचारियों की कमजोर कड़ी यही है और ये कमजोर कड़ी इस उद्देश्य की सफलता के लिए कहीं से भी शुभ नहीं है। नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन यानी एनजेसीए और नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम यानी एनएमओपीएस, ये 2 संगठन फिलहाल ओपीएस की लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारियों ने एनजेसीए के बैनर तले अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की सरकार को चेतावनी भी दे रखी है और एनएमओपीएस देश भर में कर्मचारियों को एकजुट करने, उन्हें जागरूक करने की मुहिम में जुटा हुआ है। यदि इन दोनों संगठनों से जुड़े कर्मचारी ही पूरी निष्ठा के साथ एकजुट हो जाएं, तो हमारा दावा है ओपीएस की बहाली हकीकत बनने में देर नहीं लगेगी। फिलहाल सरकार इस मुद्दे पर वेट एंड वॉच की स्थिति में दिखाई देती है। इसका अंदाजा वित्त सचिव टीवी सोमनाथन के बयान से लग जाता है। दरअसल सोमनाथन के नेतृत्व वाली कमेटी एक बेहतर एनपीएस पर अपनी रिपोर्ट अभी तक तैयार नहीं कर पाई है। पिछले 7 फरवरी को बिजनेस टुडे के साथ बातचीत के दौरान सोमनाथन ने कहा था कि रिपोर्ट पर अभी काम चल रहा है। रिपोर्ट कब तैयार होगी, इसकी कोई भी समय सीमा देने से उन्होंने इनकार कर दिया था। अब सोमनाथन के इस बयान से 2 बातें साफ होती हैं। या तो सरकार इस मुद्दे को अब बिल्कुल तरजीह नहीं देना चाहती और उसे भरोसा हो गया है कि विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव भी आसानी से जीत लिया जाएगा, या फिर वो इस मुद्दे पर कोई बड़ा निर्णय लेने की तैयारी में। आपको याद होगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले किस तरह अचानक प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा कर दी थी। उस समय भी बिल्कुल आज की जैसी ही स्थिति थी। किसानों और सरकार के बीच संवाद बिल्कुल बंद था। सरकार का कोई भी नुमाइंदा उस मुद्दे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था, मगर प्रधानमंत्री ने अचानक तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा कर दी। और आज सरकार जिस तरह से वोट के जुगाड़ में पुरस्कारों की घोषणा कर रही है, हमें लगता है कि किसी दिन अचानक कर्मचारियों के लिए भी कोई बड़ी घोषणा
हो सकती है, मगर मैं फिर कहूंगा, सारा कुछ कर्मचारियों की एकजुटता पर ही निर्भर करेगा। हमने ये बात 31 जनवरी के एपिसोड में भी कही थी और आज भी दोहरा रहा हूं। यदि कर्मचारी चाह जाएं तो ओपीएस बहाली की घोषणा सरकार 2024 के चुनाव से पहले कर सकती है। दरअसल बीजेपी के पास आज की तारीख में ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जिसे लेकर वो 2024 के चुनाव में जनता के बीच जा सके। अकेले राम मंदिर का मुद्दा 2024 की नैया पार लगा देगा, इसका भरोसा स्वयं बीजेपी को भी नहीं है, क्योंकि महंगाई बेरोजगारी आसमान पर है। जनता त्राहि त्राहि कर रही है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2023 की रिपोर्ट बताती है कि देश में 25 साल की उम्र से कम के 42.3% ग्रेजुएट युवा बेरोजगार हैं। बेरोजगारी की स्थिति इतनी गंभीर है कि लोग जरूरत के सामान तक नहीं खरीद पा रहे हैं और इसका परिणाम ये हुआ है कि ग्रामीण इलाकों में मांग घट गई है। तो अब क्या ये बेरोजगार युवा अपनी बेरोजगारी के लिए बीजेपी को वोट कर देंगे? क्योंकि नरेंद्र मोदी को सत्ता में आए अब 10 साल होने जा रहे हैं और उन्होंने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, मगर गलत आर्थिक नीतियों के कारण आज देश आजादी के बाद सबसे अधिक बेरोजगारी से जूझ रहा है। मित्रों, अब यहां हमारा एक सवाल है, जब देश में किसान परेशान है, कर्मचारी परेशान है, नौजवान परेशान है, फिर यह सरकार कर क्या रही है? और कर रही है तो किसके लिए कर रही है? और जिसके लिए कर रही है तो फिर क्यों कर रही है? इसका जवाब जानने के लिए आपको अधिक माथापच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हाल ही में संसद में पेश हुए अंतरिम बजट को देख लीजिए। यदि पूरे बजट का एक पंक्ति में निचोड़ निकाला जाए तो यह साफ होता है कि 47.65 लाख करोड़ रुपए के अधिकांश हिस्से को चंद जेबों में ठिकाने लगाने की विशुद्ध बाजीगरी की गई है। अधिक आवंटन उसी मद में बढ़ाया गया है जिसकी कमान चंद कारपोरेट घरानों के हाथों में है। सर्वाधिक 11% की वृद्धि पूंजीगत निवेश में की गई है। पूंजीगत निवेश यानी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर खर्च। इसके पीछे जाहिर तर्क ये दिया गया है कि इससे रोजगार सृजन होगा और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। मगर क्या वाकई में ऐसा होता है? ऐसा हुआ है? यदि ऐसा हुआ होता तो आज देश में रिकॉर्ड बेरोजगारी नहीं होती, क्योंकि इस सरकार ने सबसे अधिक खर्च इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर ही किए हैं। यानी इसके पीछे कोई छिपा हुआ एजेंडा है। और वो एजेंडा क्या है, इस पर हम अलग से अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप इतना भर समझ लीजिए कि पूंजीगत निवेश सत्ता में बैठे लोगों, उनके मित्रों के लिए वो गाय है जिसे खिलाना कम पड़ता है और वो दूध ज्यादा देती है। मगर जब आबादी का 2/3 हिस्सा सरकार से परेशान हो तो ये गाय कितने समय तक साथ रहेगी, कह पाना कठिन है। इसलिए जरूरी है कि समाज के इन तीनों तबकों को भरोसे में लिया जाए। जाहिर है युवाओं को इतनी जल्दी नौकरी नहीं दी जा सकती, मगर किसानों और कर्मचारियों के मुद्दे पर तो तत्काल निर्णय लिया जा सकता है। बस प्रधानमंत्री को नए कपड़े पहनकर टीवी पर आकर घोषणा ही तो करनी है। वरना अगर इन तबकों ने अपनी आंखें खोल ली तो इसमें कोई शक नहीं कि 370 का सपना 73 में भी बदल सकता है। तो मित्रों, आज की सभा में फिलहाल इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी, अपने विचार और सुझाव से हमें अवगत कराते रहें। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, यदि ये कहानी आपको ठीक लगे तो इसे लाइक करें, मित्रों परिचितों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करते समय घंटी वाला बटन जरूर दबाएं, क्योंकि उसके बगैर सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं होता। दरअसल सब्सक्राइब करने का मतलब ही होता है कि जो भी नई कहानी, नया वीडियो हम अपलोड करें, उसकी सूचना तत्काल आप तक पहुंच जाए। यदि आप घंटी वाला बटन नहीं दबाते हैं तो सूचना आप तक नहीं पहुंचेगी, फिर सब्सक्राइब करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो जल्द मिलेंगे एक नए विषय, नए मुद्दे
और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।